संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमजी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार राज्य अध्यापक परीक्षा 2023, जिसके फॉर्म अभी हाल ही में भरवाए गए हैं और जिसमें बिहार राज्य के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों से भी फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें सिलेबस पहले से ही निर्धारित है। और इसी कड़ी में घटना चक्र द्वारा प्रकाशित सामान्य अध्ययन और भाषा के टो सीरीज, जिसमें प्रत्येक में 10-10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ये बुक मार्केट में आ चुकी है। तो जिन भाइयों एवं बहनों को बुक परचेज करनी है वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में इसी टो सीरीज के प्रैक्टिस सेट एक सामान्य अध्ययन को लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें कुल सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। भाइयों एवं बहनों, आप सबों का अभी तक बहुत प्रेम और स्नेह मिला और आगे ऐसे ही बनाए रखें। जो भाई बहन चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बिना देर किए हुए चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अविभाज्य संख्या नहीं है? 197, 313, 439 और 391 और उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से अधिक। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो इनके क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 197 लेते हैं और 197 को 13 से भाग करते हैं, 17 से भाग करते हैं। तो 17 से भाग करते हैं तो 17 से भाग करने फिर 17 क्रम 17 हो गया और ये 2 हो गया, 27 हो गया, 17 क्रम 17 हो गया, अर्थात ये 10 बच जा रहा है, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट आता है 313। 3 से 13 को 17 से भाग करने पर क्या मिलता है देखते हैं। तो 17 क्रम 17 और 11 में से 7 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 में 7 गए तो 7 5 7 4 11 हो जाएगा। और इसी प्रकार 2 में से एक बचेगा और 3 143 हो जाएगा। 143 को अगर हम फिर 17 को 8 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 136। 136 पर 13 में से निकालेंगे 6 तो 7 बचेगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। चलिए अब सी वाला देख लेते हैं। तो ये दिया है 439। दोस्तों, 439 को अगर 17 से भाग किया जाए तो 17 दूना 34 हो जाएगा। ये 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 और 9 फिर 99 हो गया और 99 को 13 सते 91 ओ 17 तियाँ 91, तो 91 हो जाएगा, अर्थात इसमें भी बच रहा है। तो अब एट लास्ट आते हैं 391 यानी डी ऑप्शन पर। 391 यानी कि डी ऑप्शन पर, इसको भी भाग करके देख लेते हैं। तो ये दिया है 17 दूना हो जाएगा 34, अर्थात यहाँ से जब निकालेंगे तो 5 बचेगा और 1 बचेगा तो 17 तियाँ हो जाएगा 51, अर्थात ये पूरा जो है 23 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर ये 23 से डिवाइड हो रहा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 का डी राइट आंसर होगा, 1 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 2। ये दिया गया है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो ऑप्शन में है 8, 4, 7 और 9, और ये ऑप्शन सब में मिलेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक अधिक। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो हल करने के क्रम में यदि इसको देखा जाए तो सबसे पहले इसका जो है एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले 1008 ये दिया गया है, इस 1008 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ लेते हैं 1000 और 8। यदि इसका एलसीएम लिया जाए, पहले यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं, 1008 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये 252 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 हो जाएगा, अर्थात 126 आ गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 126 को 2 से तो कटेगा ना, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 कट जाएगा। तो ये बचेगा 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 यानी 63 बचा।
अब 63 को 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे तो ये 7 बचेगा। 3 दूनी 6 और 3 एक 9 3 21 बचेगा। अर्थात 3 से यहाँ काटेंगे तो 21 बचा, ये 21 बचा। और 21 को फिर 3 से काटेंगे तो ये 7 बचेगा, और 7 से फिर लास्ट में काट देंगे। तो इसी प्रकार 2 का 2 जोड़ा बना और 3 का 3 जोड़ा बना और 7। तो लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अर्थात ये सब जोड़े में है, 3 भी जोड़े में, लेकिन 7 जोड़े में नहीं है। इसलिए अगर इसमें एक 7 से और गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसी क्रम में अगर 7 को जोड़ा जाएगा, अर्थात 7 को जोड़ा नहीं है, 7 से भाग करने पर जो भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3। अब इसको देखते हैं। तो 3 नंबर दिया गया है, ये दिया गया है 13 गुणे 49 का पावर लगा है 3/2। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये 13 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 2, यानी 7 7 49, और फिर इसका वर्ग हो जाएगा 3/2, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 13 गुणे 7 और फिर इसका वर्ग हो जाएगा 2 गुणे 3/2, अर्थात ये 2 2 से कट जाएगा। अब बचेगा 13 गुणे 7 का पावर 3 बचेगा। तो इसी प्रकार देखते हैं। तो 13 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। 1 मिनट कहाँ गया, ये हो जाएगा 13 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे 7 7 49 और 7 फिर ले जाएंगे तो 49 7 हो जाएगा, यानी 49 7 होगा 343, और 343 में अगर 13 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, 13 से करते हैं, 13 3 39, हासिल है 3, और 13 चौको 52, 52 और 3 55 हो जाएगा। उसके बाद 5 हासिल होगा, और 13 3 39, 39 1 40 और 4 44। जो आंसर हमको ओवरऑल मिला वो मिला 4459। 4459 हमको आंसर मिल रहा है, अर्थात ये ऑप्शन में दिया गया है 4459, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है यदि ये अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 3:10 है, तो ये अनुपात सी क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ये अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं। तो ये अनुपात बी का जो मान दिया गया है 4:5 दिया गया है, और इसी प्रकार बी अनुपात सी का जो दिया गया है तो 3:10 दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और अनुपात में हो जाएगा फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर 10 पच्चे 50 हो जाएगा। इसी क्रम में यानी 12:15 और अनुपात 50 हो जाएगा। अब इसको छोटा कर लेते हैं। तो वैसे हमें ए और सी का पूछा गया है, तो 12 और अनुपात 50 अगर लिखेंगे तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो 2 छक 12 और 25 यानी 6:25। इसका जो ओवरऑल आंसर होगा वो 6:25 होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है 15 पेन और 20 रबर के मूल्य 80 रुपये हैं, तो 3 पेन और 4 रबर का मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। तो 15 यहाँ स्पेस है, इसको देखते हैं। तो इसका जो मूल्य है वो दिया गया है 15 पेन है, अर्थात 15 पेन है, और प्लस क्या है 20 रबर है। 20 रबर, ये 20 रबर है, और टोटल मिलाकर के होता है 80। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है 5 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 5 से भाग हो रहा है सब में, 5 से भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, अर्थात 3 आया, 5 एकम 5 चौक 20, 4 आया, और 5 एकम 5 और 3 5 छक 30। यानी इसका जो आया 3 पेन आया, 3 पेन आया और प्लस 4 रबर आया, और 3 पेन और 4 रबर का प्रश्न में पूछा है। तो 3 पेन, ये 3 पेन और 4 रबर का दाम, तो ये ओवरऑल यहाँ आया 16।
तो 16 आ जाए, 16 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अर्थात जो बड़ी भुजा होगी वो विकर्ण होगी, बड़ी भुजा जो होगी उसको विकर्ण माना जाएगा। तो ये विकर्ण आपका विकर्ण हो गया, ये बड़ी भुजा हो गई, और ये होगी 29 बड़ी भुजा। उसके बाद होता है लंब और आधार। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होता है 29 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 29 का स्क्वायर अगर 29 को 29 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 841 बराबर हो गया 21 21 400 21 21 441 हो जाएगा और प्लस 20 20 400 हो जाएगा। अर्थात 841 बराबर 841 दोनों तरफ ये मान आ गए हैं। तो ये माना जाएगा कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। और इस प्रकार की अगर गुणा भाग करने में समस्या है तो चैनल पे जाएं और वहाँ पर चैनल पर गुणा भाग की एक वीडियो सेपरेट बनी हुई है, उसमें टेलीग्राम में लिंक भी दिया गया है, जिससे आप डाउनलोड करके और खुद से अपने स्टडी रूम में चिपका करके उसे याद कर सकते हैं। तो वर्ग और घन याद करने का सारा तरीका हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7। हाँ 6 हो गया, 6 हो गया। 7वां देखते हैं। तो 7वां दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 √3 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप मीटर में ज्ञात करें। तो चलिए इसको मीटर में ज्ञात कर लेते हैं। तो जो मान हमारा दिया गया है दोस्तों, वो मान दिया गया है, ये जो मान हमको दिया गया है इसका मान दिया गया है 10.24 √3, यानी इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 10.24 √3। ये 3 होगा, √3 हो जाएगा यहाँ। अब इसको देखते हैं। तो ये है इस समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है √3/4, अर्थात ये स्क्वायर या स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, और इसका मान आएगा 10.24 और √3। इसको लिख लेते हैं। अब आ गया ये स्क्वायर बराबर देखते हैं। तो ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये पहले लिखेंगे 10.24 √3 और ये नीचे आ जाएगा √3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये खारिज हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा बचा ये स्क्वायर बराबर बच रहा है 10.24। तो ये स्क्वायर जो बच रहा है, ये स्क्वायर बराबर बच रहा है 10.24 और गुणे 4। अब ये बराबर अगर निकालेंगे तो ये √ में हो जाएगा, अर्थात 10.24 गुणे 4। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, एक मिनट कहाँ चला गया, तो इसका जब वर्गमूल में निकालेंगे ये बराबर होता है 10.24 और गुणे 4। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3.2, ये 3.2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 3.2 और गुणे 2 हो जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, अर्थात 6.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो भुजा आ गई, इसकी भुजा की जो लंबाई हो गई वो हो गई 4.6। अब 4.6 जब भुजा आ गई तो अब 4.6 आ गया, इसको ध्यान रखना। अब ये है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है 3 और गुणे 6.4, जो कि ये आया है, मान हमारा आया हुआ है। अब इसको गुणा कर देते हैं। तो 6.4 को हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 19, अर्थात 19.2 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। 19.2 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में दिया गया है 19.2 मीटर। मीटर में ज्ञात करना है परिमाप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों आठवां। आठवां देखते हैं। तो आठवां दिया है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य कितना अंतर होगा। पाई का मान जो दिया है वो 22/7 दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो इसके अनुसार जो है, चलिए देखते हैं। तो ये है आठवां हमारा। और दोस्तों आठवां सवाल है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो निकालेंगे इसको। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर और यल प्लस आर। पाई आर यल प्लस आर, और इसका जो मान होता है तो हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर यल प्लस यल और आर। दोस्तों ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आर लास्ट में है। तो पाई आर एल और एल आर स्क्वायर। अब इसमें जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। अब पाई आर यल ये दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे पाई, इसका मान रख देंगे पाई आर यल प्लस पाई, और ये पाई है आर स्क्वायर माइनस, इसमें घटा देंगे। अंतर पूछा गया है तो अंतर घटा लेते हैं। तो ये पाई और आर यल, अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट गया, कुल मिला के बचा हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या बचा? ये बचा पाई और आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मान बच गया है। अब चलिए इस मान को रख लेते हैं। तो आर जो है उसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या सवाल में दी गई है 35 सेंटीमीटर। ये 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, इसको मिटा देते हैं। तो पाई का जो मान रखा जाएगा वो रखा जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर ये था, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे 35 और गुणे 35। तो ये 7 5 35 हो गया, तो 22 गुणे 5 गुणे 35, इसका गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका अगर गुणा करेंगे 35 को 22 से तो ये हो जाएगा 770, यानी 35 को और 22 से गुणा करेंगे तो ये 770 हो जाएगा। 22 पंचे 2 कर लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 7, और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 7, यानी 077 770 आ गया। और 770 को फिर 5 से गुणा कर देते हैं। तो 770 को 5 से गुणा करने पर 5 0 0 5 7 35 और 5 7 35 3 38, कुल ओवरऑल जो हमारा आंसर आया 3850 आया, और 3850 दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। तो 9वां है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर है, स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ये दिया गया है, लिख लेते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1536 मीटर स्क्वायर है। और घन की भुजा जो है तो ये घन की भुजा ये दी गई है ए। अब घन में 6 भुजा होती हैं, घन में 6 भुजा होती हैं जब, तो 6 और ये स्क्वायर हो जाएगा, और 6 ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो मान है 1536। अब चलिए तो इस 6 से इसको काट देते हैं पहले। तो 6 दूनी 12 हो गया, और बचा 3 हो गया, तो 6 पंचे 30 हो गया, और 6 36 हो गया, यानी ये स्क्वायर आ गया 256। ए स्क्वायर जो मान आया हमारा वो आ गया 256।
तो ये बराबर हो जाएगा 256 और अंडर रूट के अंतर हो जाएगा। तो ये बराबर जो ओवरऑल मान आ जाएगा वो आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का वर्ग 256 होता है। अब ये मान हमको मिल गया 16। 16 इसको साफ साफ यहीं लिख लेते हैं। तो ये 16 मान आ गया, हमको मिल गया है। अब क्या करते हैं, घन का आयतन। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है वो होता है ये क्यूब, बराबर ये क्यूब होता है। तो 16 गुणे 16 गुणे 16, तो 16 का 256 होता है, अभी हम लोग निकाले हैं, और गुणे 16, इसको गुणा कर लीजिए 16 से। तो 256 गुणे 16 यानी 256 गुणे 16, तो इसका है तो ये दोस्तों 6 36 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 और 6 36 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी 1566 हो जाएगा। और 6 से कर देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा। 1 मिनट भैया, चलिए फिर से लिख देते हैं। तो 256 जो है, 256 को 16 से गुणा कर देंगे अगर, तो 16 6 6 36 और 6 पंचे 30 3 33 और 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा। 1536 आ गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 6 6 3 9 5 5 10 और 3 1 4, यानी 4096 कुल मिला के हो गया। और 4096 जो आंसर दिया गया है वो बी में दिया गया है। तो बी जो है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10। अब 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर दिया गया है, ये दिया गया है एक्स, पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए हाथ से लिखना पड़ रहा है, बराबर 2 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1/x बराबर 2 है। अब इसको जो है गुणा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1, और ये बराबर इधर चलाएगा तो हो जाएगा 2x। अगर इसको हम समीकरण के रूप में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। और दोस्तों ये फार्मूला किसी का है, तो किसका है, x माइनस 1 स्क्वायर का, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो जब x बराबर होगा वो 1 होगा, और x बराबर 1 होने पर फिर हम मान रख लेते हैं। तो x का पावर जो है, चाहे 99 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे जो हो, तो 99 दिया है, कोई मतलब होता नहीं जब 1 का पावर ऐसा होता है। तो x पावर 99, तो माइनस 2 दिया है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो 1 के पावर 99 कर देंगे और प्लस 1/1 के पावर 99 कर देंगे। कुल मिला के हमारा जो बचेगा 1 ही बचेगा, और ये भी 1 होगा, और माइनस 2, तो 1 और 1 2 मिल जाएंगे, और माइनस 2, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। ये आंसर 0 हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में दिया गया है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 30 और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात कीजिए। अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका क्या पूछा गया है। तो ये दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया गया है। परिमाप के बिहेव को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को हल करते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, दो त्रिभुज दिए हैं परिमाप, अर्थात दो, हम मान लेते हैं कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो इनको जो है ऐसे बना लेते हैं और ये ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और बटा हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, अर्थात ये हो जाएगा डी ई और एफ, और ये हो जाएगा ये भी सी हो जाएगा। तो इनका जो मान दिया गया है बाद में वो दिया गया है 30/20, 30/20 दिया गया है सबका मान। तो चलिए हल कर लेते हैं। और इसका मान जो है 9 दिया गया है, ये सवाल में दिया गया है। इसका मान जो यहाँ 9 दिया गया है। ये 9 सेंटीमीटर एक भुजा है, और एक भुजा मान कर हम चल रहे हैं तो x मान लिए हैं उसको। तो ये हो जाएगा 30/9
20 बराबर हो जाएगा 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 0 0 काट लो, छोटा कर लो, तो ये 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, तो x बराबर हो जाएगा 3 6 18, यानी x बराबर का मान हमारा 6 आ गया, और 6 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 दिया गया है किस ऑप्शन में? 6 दिया गया है बी ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों लिखा है त्रिभुज के शीर्ष लंबों यानी संगामी बिंदुओं को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, अथवा केंद्रक कहते हैं। तो जो त्रिभुज के शीर्ष पर लंबों की संगामी बिंदु होते हैं वो त्रिभुज के लंबोत केंद्र कहलाते हैं। तो लंब केंद्र कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, ये सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर हमारा दिया गया है, ये 12 तो हो गया है, हाँ 12 हो गया है। अब 13वां देख लेते हैं। तो 13वां दिया गया है, वो विकल्प चुने जो तीसरे शब्द है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहले शब्द से संबंधित हैं। तो ये है पांडा है जो बांस से संबंधित है, तो कोआला किससे संबंधित होगा? तो ये जो है पांडा, तो पांडा जो है ये एक पत्ती खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ये पत्ती जो है खाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है, पांडा अर्थात बांस की पत्ती। और ये जो कोआना उसी प्रकार से है, तो ये मुख्य खाद्य पदार्थ यानी यूकेलिप्टस की पत्ती होती है। तो यूके और लिप्टिस यानी यूकेलिप्टस की पत्ती होती है, यूकेलिप्टस। डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कथन दिया है, तो सभी जे बी हैं और कुछ डी बी हैं। ये सवाल दिया गया है, तो सभी जो है पहले लिखते हैं जे है, तो सभी जे क्या हैं? बी हैं। तो इस तरह हो जाएगा सभी जे बी हैं। फिर कुछ डी बी हैं, तो कुछ डी जो है, कुछ बी जो है क्या है? डी हैं। इस तरह फिगर बन गया, या इसको ऐसा भी बना सकते हैं। तो इसमें है कुछ जे जो है ये जे हो गया, कुछ जे कुछ ही कह रहा है, हाँ सभी कह रहा है, सभी जे जो है बी है, तो ये बी हो गए। और फिर कह रहा है कुछ डी बी हैं, तो कुछ डी जो है बी हैं, तो यहाँ से भी बन जाएगा। तो अर्थात इससे गलतियों की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए ये जो है सही नहीं हो सकता। तो ये हमारा निष्कर्ष जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ये बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, अर्थात ना पहला सही है ना दूसरा सही है, कोई निष्कर्ष जो है नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 देख लेते हैं। तो 15 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। अब इसका भिन्न निकालना है, तो चलिए भिन्न निकाल लेते हैं। अब अलग अलग इसको विकल्पों के माध्यम से देख लेते हैं। तो विकल्प को ऐसे रखते हैं साइड में, और उसके बाद सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो विकल्प जो ए से है, पहले विकल्प ए से देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, यानी 7, इसका ये रीजनिंग का सवाल है। तो 7 7 49 -1 तो हो जाएगा 48। विकल्प ए से देखने पर ये पता चला कि ये 48 है, और 48 यहाँ मिल रहा है हमको। फिर विकल्प बी से देखते हैं। तो बी से देखने पर है 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और -1 तो 13 13 में 169 हो गया। अगर एक जिसमें घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा 168। तो 168 तो दिया नहीं है, अर्थात इसमें एक जोड़ा गया है। तो एक जोड़ा गया, तो इसको नोटेट कर लीजिए अभी। उसके बाद सी ऑप्शन, सी विकल्प से अगर देखेंगे तो सी है 5:24। तो 5 का जब वर्ग करेंगे और +1 घटाएंगे, इसमें घटाना है, तो ये हो जाएगा 5 25, और एक निकल जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार डी जो देखेंगे, तो डी देखने पर ये है 11 का अगर वर्ग करेंगे और -1 घटाएंगे तो 11 के रही में 121 होता है, और -1 तो 120 हमको यहाँ मिल रहा है। तो इसलिए जो है इसमें कहने का मतलब सी बी ऑप्शन जो है डिफरेंस है, और बाकी सभी समान है। ये 48 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 120 मिल रहा है, लेकिन 170 नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 13 13 169 और एक जोड़ा जा रहा है, बाकी सब में घटाया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं तो 16 नंबर दिया गया है। 16 नंबर है दोस्तों, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। तो भैया 22 के बाद है और 24 के पहले है, तो 22 और 24 के बीच में एक तारीख पड़ता है जो पड़ता है 23, ये सभी बता देंगे। और 23 तारीख हो जाएगा, ना आगे जाना है ना पीछे, जो सी ऑप्शन में दिया गया है उसी को करेक्ट लगा देना है। तो ये जो है 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि किसी पोशाक में कंघी कहा जाता है और कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक कहा जाता है, लिपस्टिक को चंदन कहा जाता है और चंदन को आभूषण कहा जाता है, तो होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सबके दिमाग में आ गया कि होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है लिपस्टिक का। और लिपस्टिक का तो चलो इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। तो निश्चित कोड भाषा में जो है पोशाक को कंघी कहते हैं, तो ऐसे लिखिए पोशाक, और पोशाक को क्या कहा गया? कंघी कहा गया। यहाँ लिखने पे थोड़ा समस्या हो रहा है क्योंकि पेन जो है टूट गया है और हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो समस्या आ रही है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ जो है दिया गया है पोशाक को कंघी लिखेंगे तो पोशाक लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखते हैं कंघी, ये सीधे हाथ से लिखना पड़ रहा है और ऑनलाइन हमने कर दिया है, जल्द से जल्द आ जाएगा। तो पोशाक को कंघी कहा जाता है, कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है, तो कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है। इसी प्रकार हेयर ड्रायर को कहा जाता है लिपस्टिक, और लिपस्टिक को क्या कहा जाता है? आभूषण। लिपस्टिक को चंदन कहा जाता है, तो लिपस्टिक को चंदन कहा जाता है, चंदन। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक हम प्रश्न देखने पर हमें मिला कि लिपस्टिक लगा, तो यानी चंदन आंसर हो जाएगा। तो चंदन को जो सी ऑप्शन में दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 17 का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, तो इसको पर अब बड़ा कर लेते हैं। तो 18 नंबर दिया गया है भैया, ये दिया गया है पासे से। ये पासा एक पासे का विस्तार किया गया है, इसको खोल के मतलब फैला दिया गया है। अब इसको कहता है कि इसको कलेक्ट करके बताना है कि इसके विपरीत कौन सा है। तो ये विपरीत अगर देखा जाए तो ये 7 के विपरीत जो है 3 हो जाएगा, यानी 7 के विपरीत 3 हो जाएगा। और 9 के विपरीत दोस्तों 1 हो जाएगा, और 5 के विपरीत जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये वैसे दिख रहा है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो पूछा गया है सवाल कि घन पर 3 फलक वाले के विपरीत, तो 3 के फलक के विपरीत 7 है और 7 के 3 है, तो 3 के 7 हैं। तो 3 के साथ कहाँ गए ऑप्शन में? 3 के साथ। तो 3 के साथ भैया ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो दोस्तों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋतु बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, वो दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, अंत में वो बार बार दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए से फिर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो इस सवाल को तो पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद में चलिए लगा लेते हैं। तो पहले इसका डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो आप कहीं भी बैठे हो तो सामने वाला उत्तर होता है और बैक वाला दक्षिण होता है और दाहिने वाला पूर्व होता है और बाएं वाला पश्चिम होता है। तो बाएं वाला पश्चिम होता है। यहाँ इसको पहले मिटा लेते हैं। तो ये पश्चिम यहाँ लिख दिया गया है, ये पश्चिम हो गया। चलिए देखते हैं आगे। फिर ये कह रहे सवाल में कह रहा है कि बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। तो बिंदु ए लिख लेते हैं। तो ये बिंदु ए है, अर्थात ए से दक्षिण की ओर गई है वो, तो दक्षिण की ओर नीचे जाएगी। फिर है यानी 2 किलोमीटर है ये। फिर है ड्राइव करती है, वो दाएं मुड़ती है, तो इधर से जब दाएं मुड़ेगी तो ये दायां ये होगा, इधर जाएगी तो ये दाएं मुड़ेगी, तो दाएं मुड़ करके वो क्या करती है? फिर 2 किलोमीटर जाती है, तो 2 किलोमीटर यहाँ चली गई। फिर उसके बाद में वो दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ेगी यहाँ आएगी, यहाँ आई तो फिर 2 किलोमीटर चली। चलिए ये तो हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद अंत में वो एक बार
दाएं मुड़ती है तो एक बार दाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती, यहाँ तक आ गई वो, अर्थात बी बिंदु यहाँ है। अब ये बिंदु तो यहाँ था और बी बिंदु यहाँ है, तो ये 2-2 किलोमीटर चलती थी, इस बार 4 किलोमीटर चली, यहाँ से यहाँ आ गई। अब ये कह रहा है कि ये आगे आ गई है, चित्र फिर देखने पर पता चलता है। तो फिर सवाल कहता है कि बिंदु ये पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में। तो ये 4 किलोमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक की आई है तो ये 2 किलोमीटर इधर कट जाएगा तो 2 किलोमीटर बचेगा, अर्थात ये उल्टा इधर घूमेगी। अब इधर का मतलब पश्चिम, तो 2 किलोमीटर पश्चिम और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20 नंबर देख लेते हैं। तो 20 नंबर में दिया गया है 17, 51, 58, 116, 123, 123 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसको 17 का जो है रीजनिंग का सवाल है, यानी 17 पहले लिखते हैं, तो 17 हो गया। 17 के बाद 51 हो गया, 51 के बाद 58 हो गया और 58 के बाद 116 हो गया, 116 के बाद 123 हो गया और 123 हो गया और उसके बाद में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो ये हो गया 17 तिया 51, यानी गुणा 3 अगर कर देंगे तो 51 हो जाएगा। इसी प्रकार 51 में 7 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। इसी प्रकार 58 को 2 से गुणा करेंगे तो 116 हो जाएगा, गुणे 2 कर दिए। और 116 में अगर 7 जोड़ देंगे तो ये 123 हो जाएगा और 107 में 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 123 ये रहेगा और प्लस 7 जोड़ देंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, पहले 3 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ, मतलब 3 से गुणा हुआ 7 जुड़ा, फिर 2 से गुणा हुआ 7 जुड़ा, फिर 1 से गुणा हुआ 7 जुड़ा, तो 1 से गुणा होने पर उतना, तो कुल मिला के हमारा है 123। 123 में 7 जब जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 3 130, अर्थात जो हमारा उत्तर मिल जाएगा वो होगा 130। 130 मित्रों ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि यदि इक्कीस नंबर क्वेश्चन में है, यदि प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस का अर्थ यहाँ भाग है और फिर माइनस का अर्थ प्लस है, गुणे का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणे है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण को। तो ये है 38 गुणे 23, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 4/3, ये भी ब्रैकेट बंद है। फिर है प्लस और ये 6 - 3 और इसको भाग कर दिया गया है 2 से, अर्थात ये भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ मझला ब्रैकेट भी लग गया है, अर्थात यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का। चलिए हल कर लेते हैं। तो पहले तो इन मान को चेंज कर लेते हैं। तो सवाल कहता है प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस मिलेगा वहाँ भाग का स्थान रहेगा, तो यहाँ भाग हो गया, अर्थात ये भाग हो गया इधर, और प्लस और कहीं है तो प्लस और कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए फिर है माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस कहीं मिलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और माइनस कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए ये भी हो गया। फिर है गुणे का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो गया, अर्थात 38 और -23, ये तो सही सही हमको मिल गया। उसके बाद भाग के स्थान पर गुणे है, तो ये 4 गुणे 3 हो गया, ब्रैकेट अभी बंद रखिए। और फिर यहाँ जो है ये ब्रैकेट चालू है और ये था 6 - 3 था, तो 6 माइनस यानी माइनस के स्थान पे क्या था, प्लस था, तो 6 + 3 ये पहले ही लिख लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। और भागे के स्थान पे जो है, तो भाग का स्थान जो दिया गया था भाग के स्थान पर गुणे हो जाएगा, 2 हो गया। अब ये सवाल इसको हल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। तो ये 38 में से 23 अगर निकालेंगे, 38 में से 23 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 और 5 38, यानी 23 और 5 38 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा और ये अंदर जुड़ गया तो 6 × 3 = 9 हो जाएगा, यानी ये भाग के स्थान पर है, ये भाग के स्थान पर है। और फिर
इधर का ये पूरा मामला जो है इधर सेट कर देते हैं और ये गुणे लास्ट में हो जाएगा। तो ये 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यानी 5 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 3 त्रिका 9 3 चौक 12 ने 4/3 और पूरे का जो है गुणे, पूरे का गुणे है 2 है। तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 4 = 19। एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ गलत हो रहा है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं, ये पोर्शन मिटा लेते हैं। यहाँ से गड़बड़ी हो रही है, ये यहाँ गड़बड़ हो गया है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ जो है ये ब्रैकेट लगा हुआ है भाग के पहले, यानी यहाँ ये ब्रैकेट लगा हुआ है। इसको हल कर लेते हैं। ये ब्रैकेट है, एक मिनट इसको छोटा कर लें, ये है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको पहले अंदर अंदर हल कर लेते हैं। तो ये 38 में से निकलेगा तो 5 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4×3 = 12। तो ये 12 और 5 हो गया। एक ब्रैकेट को लगा दीजिए। फिर यहाँ हो जाएगा 6 और 3 भागे, अर्थात भाग के स्थान पर 9 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा। तो भाग कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यानी 12 और 5 17 हो जाएगा। 12 और 15 23 और 15 38 हो जाता है। हाँ यहाँ 38 है। तो ये 5 हो जाएगा और 10, तो 15 और 12 हो जाएगा, कुल मिला के 27। यहाँ 27 लिख लेते हैं और भाग में 9 हो जाता है। तो 9 का 9 9 3 27, अर्थात 3 गुणे 2 हो जाता है और 3 दूनी 6 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो 6 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज पेन नहीं है तो दिक्कत है, हाथ से लिखना पड़ता है, हाथ से उतना सही लिख नहीं जाता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन में, अगर दिनचर्या में कई सारे रिवाजों को शामिल कर लिया जाए तो किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और दूसरा दिया गया है, मस्जिद में झुककर इबादत करना या ईश्वर के सामने सिर झुकाना एक सर्वोत्तम व्यायाम है, क्योंकि इसमें बैठना, झुकना, उठना और पीठ का झुकाव शामिल है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों, इसमें है व्यायाम के लिए धर्म कई अवसर देता है और अगर हर रोज़ केवल इन्हीं रिवाजों का अभ्यास कर लिया जाए तो किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब ये कथन और निष्कर्ष दिया गया है और कथन निष्कर्ष के अनुसार अब देखते हैं कौन सा सही है। तो इस निष्कर्ष पर दोनों लागू होते हैं, अगर व्यायाम के लिए धर्म अवसर देता है और निष्कर्ष दूसरा भी देता है, अर्थात रिवाजों को शामिल कर लिया जाए तो किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और किसी धार्मिक जगह पर झुककर, बैठकर, उठकर इस प्रकार श्रद्धा से व्यक्त करते हैं तो उसमें हमारा व्यायाम भी शामिल होता है। तो निष्कर्षता अगर हम मानेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है निकल करके आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होते हैं, अर्थात बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर देख लेते हैं। तो 23 नंबर कहता है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, लियोनो या नील आर्मस्ट्रांग या माइकल कॉलिंस या जेम्स वैन एलन। तो दोस्तों किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और ये रखा था कब? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई और 1969 को पैर अपना रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में है। पटना में है। 24 नंबर है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में है।
हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर है, कटिहार है, और इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और ये इसके अंतर्गत जो सोनपुर है, समस्तीपुर है, दानापुर है, दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जिसको कहते हैं, और धनबाद भी आते हैं, धनबाद मंडल भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बैडमिंटन में है, हॉकी में है, फुटबॉल में है, या टेनिस में है? ई वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही चीज़ बार बार लिखा जाएगा, एक ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसको बार बार पढ़ने से कोई औचित्य नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देखते जाइए। तो 25 नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है, अर्थात ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बैडमिंटन खिलाड़ी जो है ये भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। और प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1971 में जूनियर सीनियर वर्ग को राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया है, और 1971 से 1979 तक लगातार 9 वर्षों तक ये सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो कहाँ बना है? फ्रांस में बना है, स्पेन में बना है, इंग्लैंड में बना है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में बना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों चलो इसको देख लेते हैं। तो 26 नंबर कहता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका निर्माण जो है फ्रांस में है, तो फ्रांस का ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। और इसको जो बनाने वाले हैं तो वो हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के जो हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी हैं, इन्होंने जो है इसको बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये है 27 नंबर। 27 नंबर देखते हैं। तो 27 नंबर है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने की थी, जेम्स वाट ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, अथवा गैलीलियो ने की थी, या इनमें से किसी ने की थी? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इटली के सुप्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो, इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो, और इन्होंने जो है टेलीस्कोप की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर देखते हैं। तो 28 नंबर कहता है भारत में निर्मित टैंक का नाम है? इंद्र है, अर्जुन है, महाबली है, या कैसाल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्जुन इसका नाम है। भारत में जो निर्मित टैंक है उसका नाम अर्जुन है। और दोस्तों ये जो है 15 जून 1993 में सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। और ये इस टैंक की जो रक्षा अनुसंधान है वो DRDO है, और DRDO के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल भारत का ये अपूर्व जो है मूवर्स BM आदि सहयोग से बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, और ये भारत का टैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29 नंबर। 29 नंबर दोस्तों कहते हैं प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो दोस्तों ये 10 जुलाई ऑप्शन दिया है, 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975 में, या बार पुनः पढ़ देते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को, 19 अप्रैल 1975 को, 1 नवंबर 1966 को, या 2 दिसंबर 1985 को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को। और ये जो है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बैकानूर में रूसी केंद्र पर जो है कास्मोस रॉकेट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। और इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह का शैक्षणिक टेलीविज़न प्रयोग प्रारंभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 30 देख लेते हैं। दक्षेस यानी सार्क जिसे कहते हैं, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि थी, या वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान था, या क्षेत्रीय सहयोग था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ये क्षेत्रीय सहयोग था। दक्षेस का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो क्षेत्रीय सहयोग था। और ये बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जिया उर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दक्षेस यानी
इसका पूरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट है 31 नंबर कहता है स्टानले कप संबंधित है बैडमिंटन से है, बास्केटबॉल से है, गोल्फ से है या आइस हॉकी से है, या इनमें से किसी से नहीं है। तो इसका जो है ये आइस हॉकी से संबंधित है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो स्टैनले कप है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर कहता है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ललिता कुमार मंगलम है, गिरिजा व्यास हैं, ममता शर्मा है या नजमा हेपतुल्ला है या कोई नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं है। ये 32 का जो है ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। जो नाम हमको दिए गए हैं ललिता कुमार मंगलम, गिरिजा व्यास और ममता शर्मा, नजमा हेपतुल्ला, ये सब कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और टोयोटा इंडिया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि जो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं। कौन है? रेखा शर्मा जी हैं, ये वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया, इसका जो उत्तर हो जाएगा ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 63वें गणतंत्र समारोह में विशिष्ट अतिथि थे? यानी इमैनुअल मैक्री, व्लादिमीर पुतिन, अदेल फताह अल सीसी और शेख हसीना वाजिद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो होगा वो है आपका अबेल फताह अल सीसी। ये जो थे ये 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर है फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 कप में किस टीम ने खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत ने जीता, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड ने जीता या दोस्तों किसी ने नहीं जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये फरवरी 2023 में आयोजित जो 8वें महिला T20 कप ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 19 रन से हराकर खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर कहता है 8 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात है, महाराष्ट्र है, असम है या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सभी में मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसमें 5 ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, एक ऑप्शन बढ़ गया है। तो चलिए 36वां नंबर हमारा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों गुजरात हो जाएगा। अर्थात 8 से 14 जनवरी 2023 के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2022 में संपन्न ICC के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया है? कुमार संकारा को, माइकल क्लार्क को, MS धोनी को या बाबर आजम को? तो बाबर आजम नाम तो कहीं सुनने में नहीं मिला। तो दोस्तों ये है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अर्थात ये बाबर आजम को जो है नामित किया गया है, बाबर आजम को नामित किया गया है। और ये 24 जनवरी 2000 को ICC द्वारा वर्ष 22 में पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार विजेता हैं वो हैं ICC 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हैं, ये हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और ये बाबर आजम जो पाकिस्तान में है इनको दिया गया है। इसी प्रकार ICC 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ये हैं, इनका नाम है राचेल होयो फिलिप ट्रॉफी। इन्हें नताली साइबर इंग्लैंड में दिया गया है। और ICC 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 कप क्रिकेटर हैं वो सूर्य कुमार यादव हैं जो भारत के हैं। और ICC वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर हैं वो हैं तेलिया मैकग्रासन ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और ICC वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो एक दिवसीय क्रिकेटर हैं ये बाबर आजम हैं पाकिस्तान के।
और आईसीसी वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेटर हैं। ये है नताली साइबर, इंग्लैंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 38 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 38 नंबर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, अंतरिक्ष दूरी की, खगोलीय दूरी की लंबाई है या प्रकाश पार की गई लंबाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा खगोलीय दूरी की लंबाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की लंबाई है। ये सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर है, दिया गया है किए गए कार्य की इकाई क्या है? डेसिबल है, जूल है, वाट है, एम्पियर है, वाट या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जूल है। अर्थात दिए गए किए गए कार्य की इकाई जो है जूल है, तो जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर देखते हैं। तो 40 नंबर कहता है किसी वस्तु की यहाँ भरना है, गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है, सरल रेखीय होता है, सापेक्ष होता है, एक समान होता है या साम्य होता है, अथवा इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान रहता है। एक समान रहता है और ये बदलता नहीं है, अर्थात नियत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कक्षीय गति कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है, घुमाव गति कहा जाता है, दोलन गति कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो घुमाव गति कहा जाता है। यदि गति से रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो ये गति घुमाव गति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 42 नंबर। 42 नंबर को देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है ऊष्मा की मात्रा यानी एसआई का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी है, फैराड है, वेबर है या जूल है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जूल है। जूल है। और हीट जो होती है यानी ऊष्मा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो और अधिक निकायों के मध्य जो है इसका निकाय परिवेश ताप में अंतर का कारण होता है। और ऊष्मा की मात्रा जो होती है एसआई मात्रक में, इसको जूल में व्यक्त किया जाता है। और दोस्तों तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन यानी के होता है, के से डिनोट करते हैं इसको। तो फिलहाल इसका आंसर जूल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 देखते हैं। निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? गलनांक कहते हैं, प्रोज्वलन तापमान कहते हैं, सामान्य तापमान कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं कहते, या उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको प्रज्वलन तापमान कहते हैं। और किसी पदार्थ को गर्म करने पर मात्र ही वो आग नहीं पकड़ता है जब तक कि उस पर न्यूनतम ताप ना पहुंच जाए। जिस पर उबलता है वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई आग पकड़ता है और उसका प्रज्वलन या ताप कहलाता है। तो जैसे कि ये उबलता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, 0 पे जम जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो 44 नंबर हमारा है परावर्तन के नियम के अनुसार। अब नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों कोण सदैव असमान होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका, दोनों कोण सदैव समान होते हैं। सॉरी क्षमा करना, दोनों कोण सदैव जो है असमान होते हैं। दोनों कोण अर्थात बराबर नहीं होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो एक होता है जैसे आपतित किरण है ये आती हुई किरण है, और परावर्तित किरण ये जाती हुई किरण है, और अभिलंब तीनों एक ही तल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये आती किरण है ये जाती किरण है, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है इसी में। तो दूसरा ये है प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर आधारित होता है। अब इसमें पहला नियम जो है ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक पर होते हैं। और दूसरा हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जैसे ये एक लंब डाला गया है और आपतन कोण और परावर्तन कोण, अर्थात जिस कोण से आया है उसी कोण से जो है जाएगा, अभिलंब यहाँ होगा। तो जितने कोण बनाएगा आते हुए उतने जाते वक्त बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर। 45 नंबर दिया है एक दूसरे पर 120 अंश पर झुके दो दर्पणों की कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो एक दूसरे पर जो है 120 अंश पर ये झुके हुए हैं, तो छवियां जो इनकी बनेंगी ऑप्शन दिया है 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, या
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 2 छवियाँ बनेंगी। अब 2 छवियाँ कैसे बनेंगी? तो दोस्तों जैसे 360 पूरे का जो है, पूरे गोले का जो होता है वो 360 होता है बटा 120। ये पूछा गया है 2 दर्पण का, तो इसको काट देते हैं। तो 12 कम 12 3 36, ये आ गया 3। और 3 में से जब एक घटा देंगे तो 3 में से एक घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, हमारा 2 उत्तर हो जाएगा। और इस दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण मानकर भी हल किया गया है, मतलब हल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 46। तो 46 देख लेते हैं। 46 नंबर है, ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, भूपृष्ठ तरंगे होती हैं, या अनुप्रस्थ विद्युत तरंगे और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे दोनों होती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं और ये जो है ध्वनि तरंगों के माध्यम से संचरण करती हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, कंपन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 47 नंबर। 47 नंबर देखते हैं। तो 47 नंबर दिया गया है, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो एक विद्युत टर्मिनल में जो है वो है आपका, एक होता है धनोड होता है, यानी प्लस होता है, एक होता है ऋणात्मक। 2 पॉइंट उसमें होते हैं। किसी सेल में एक धन होता है और दूसरा ऋण होता है। तो ये 2 हो जाएंगे, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 48 नंबर। 48 नंबर कहता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कहलाता है, अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, यौगिक कहलाता है दोस्तों, या तत्व कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर मिलेगा वो अणु कहलाता है। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है, यानी छोटा कण होता है जो अविभाज्य नहीं होता है, वो अणु होता है। और कई अणुओं से मिलकर के जो परमाणु बनते हैं, कई छोटे छोटे अणु जो मिलते हैं वो परमाणु का निर्माण करते हैं। तो ये इसका फिलहाल उत्तर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा अणु। अणु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर से कह देते हैं अणु होगा, क्योंकि इस पर भी टिक लग गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो अल्फा कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या न्यूट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो है वो है डी, न्यूट्रॉन है। अर्थात आवेश रहित, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर दिया गया है, सामान्यतः अप्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? नहीं पूछा गया है। इस्पात है, पीतल है, कांसा है, तांबा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा वो ए के साथ जाएंगे, इस्पात। इस्पात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 51 नंबर। 51 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस घनत्व का सर्वाधिक होता है? पानी में होता है, बर्फ का होता है, एथिलीन का होता है, या एसीटोन का होता है? मतलब कहने का है कि किसका घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये होता है पानी का क्वथना घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्षमा करना, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 52 नंबर। 52 नंबर देखते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH है, NH1 है, NH2 है, या NH3 है? तो इसका जो सूत्र है वो NH3 है, यानी अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH और 3 है। NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। और ये दोस्तों ये नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन से 3 परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। अर्थात जैसे नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन 1 है, ये नाइट्रोजन हो गया, और H हो गया, H हो गया और H हो गया, अर्थात 3 H हो गए। तो 3 नाइट्रोजन से ये क्रिया करके बने हुए हैं। और ये जल में घुलनशील हैं और जलीय विलयन जो क्षारीय होता है, क्योंकि अमोनिया जल से क्रिया करके NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, जो कि ये क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है 53 नंबर। सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, मौलिक अम्ल का किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल का
प्रयोग किया जाता है, अर्थात सिरका जो बनाते हैं एसिटिक अम्ल उसमें डालते हैं। और सिरका का मुख्य रूप जो पाया जाने वाला है वो है अम्ल एथेनोइक एसिड है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। अम्ल मतलब एसिड, एसिटिक एसिड इसको कह सकते हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। और ये इसका जो सूत्र है वो है CH3COOH, यानी CH3COOH इसका फार्मूला होता है। एक कार्बनिक अम्ल है और इसमें तीक्ष्ण गंध, यानी गंध बहुत तेज़ी से होती है, और एसिटिक अम्ल को तीक्ष्ण गंध द्वारा इसे सिरके की पहचान दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, तरल कहते हैं, या बोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात इसका बोस आइंस्टाइन संघनन उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 55 देख लेते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रसिद्ध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो श्वसन क्रिया कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, उद्दीपन कहलाती है, या प्रजनन कहलाती है, या भैया इनमें से कोई नहीं कहलाती है। ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं, सभी ऑप्शन में मिलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 55 नंबर हमारा ये जो है ये कहता है उद्दीपन। उद्दीपन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। और ये जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तन होते हैं जो हमें उनके प्रति व्यवहारात्मक परिवर्तन की प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, और ये उद्दीपन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो 56 नंबर हमारा है एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये जो है एमिनो एसिड है, केराटिन है, या ग्लाइकोलास्टिक है, या मेलेनिन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरोटिन है। आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, प्रश्न को लगाते रहिए, ये प्रैक्टिस सेट है। और गैंडे की जो सींगों में मानव के बाल पाए जाने वाले प्रोटीन के होते हैं उनके नाम होते हैं केराटिन, और ये अमीनो अम्ल से परिपूर्ण प्रोटीन मानव तत्वों को बाहरी परत यानी बाल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और गैंडे की सींग में भी ये प्रोटीन रेशों के बंडल के रूप में कड़ी और कठोर संरचना के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 58 नंबर। दोस्तों 58 नंबर निम्नलिखित में से कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी है, विटामिन सी है, प्रोटीन है, या फॉलिक एसिड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं गलत लग रहा है, 57 नंबर छूट गया। अच्छा ये बाद में आएगा, चलिए ठीक है। तो 58 देख लेते हैं पहले, तो 57 बाद में आएगा, सिस्टम बिगड़ गया इसका, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 58 नंबर हमारा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी का जो नाम है रासायनिक वो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी दांत और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स जो है नाम के रोग हो जाते हैं। चलिए अब 57 देखते हैं। तो 58 के पहले 57 दे होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। दिल के दौरे के कारण होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी होती है, या अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने की क्षति होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब जो इसका होगा 57 का, तो हो जाएगा ये हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी होती है, जिससे दिल का दौरा पड़ता था। पर्याप्त मात्रा में जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में सप्लाई न होकर हृदय तक जो है पहुंच नहीं पाता, और बीच ही रास्ते में होता है, इसी कारण दिल के दौरे पड़ते हैं, खून का संचार सही नहीं हो पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 59 नंबर। 59 नंबर है निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? सेलुलोज है, प्रोटीन है, वसा है, और तेल है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। और प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, फाइबर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वनस्पति रेशे के आधार पर और सेलुलोज होता है, और एक होता है जंतु रेशे के आधार पर होता है, जिसमें काटन, फ्लेक्स, जूट आदि ये वनस्पति फाइबर के उदाहरण आते हैं। जबकि ऊन है और सिल्क है ये जो है जंतु रेशे के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 60 नंबर। 60 नंबर देखते हैं। तो ये 60 नंबर कहता है एक सुलभ मुद्रा वो है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में
की अपेक्षा की जाती है? तो स्थिरता की अपेक्षा की जाती है, कमी होती है, गतिशीलता होती है या तरलता होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कमी होती है। अर्थात एक सुलभ मुद्रा हो जिसमें मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों की अपेक्षा जो है कमी कमी की अपेक्षा की जाती है, जिसमें यदि किसी देश की मुद्रा की मांग तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो जनता की मांग ऋण और मुद्रा सरलता से उपलब्ध हो रहे तो उस देश की मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 61 देखते हैं। तो 61 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है? तो ऑप्शन है केवल करदाताओं को ही सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ मिल सकता है, एक व्यक्ति के उपभोग के दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और तीसरा है ये समान अधिक प्रतिस्पर्धा है, और चौथा है ये समान समिति आपूर्ति है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो बात की जाए तो ये इसका हो जाएगा बी ई की अंतर्गत ये आता है एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो व्यक्ति क्या उपभोग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता है, और सार्वजनिक वस्तुओं की सीमांत लागत मित्रों शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 62 नंबर देखते हैं। तो 62 नंबर ये है, 62 नंबर देख लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, या भारत परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा की गई थी, या उपरोक्त में से सभी में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। तो 63 में दिया गया है, 63 है मित्रों हमारा, ये है कौन से संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो अमेरिका के जो है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश के संविधान से, या फ्रांसीसी संविधान से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक दो उत्तर हो सकते हैं। तो इसको सही इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरिश के संविधान से ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। और भारतीय संविधान के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आयरलैंड जिसको कहते हैं, आयरलैंड उसको आयरिश के संविधान से अपनाए गए हैं। और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और संघ राज्य संबंध जो है कनाडा से, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से अपनाए गए हैं। अर्थात जो भारत का संविधान है वो अलग अलग जगहों से अलग अलग लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 64 नंबर। 64 देखते हैं। तो 64 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा नहीं लेते हैं? तो दोनों सदन में चुने हुए सदस्य होते हैं, विधानसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं, या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य होते हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, जो है एक से अधिक उत्तर हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा विधानसभा में नामांकित किए गए सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। और ये अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। और इसमें जो है निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अर्थात ये 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। और संसद, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के नामांकित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 65 नंबर। 65 देख लेते हैं। तो दोस्तों 65 दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन का कथन सही है? तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प हमारा पहला है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, या संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, या संसद को कभी संबोधित करते ही नहीं है, या उपयुक्त में से सभी या एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात ई ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 66। इसमें सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 75 दिन होता है, 90 दिन होता है, 60 दिन होता है या 120 दिन होता है? तो दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 60 दिन का होता है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सी। और 60 दिन का ये कार्यकाल जो 60 दिन के अंदर चुनाव होना होता है। और ये जो है अनुच्छेद 66 फर्स्ट के तहत उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संकीर्ण मत द्वारा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लें। हाँ, तो 67 नंबर हमारा अगला प्रश्न है। तो इसमें है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति, अर्थात सी ऑप्शन इसका होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है, कौन सा अनुच्छेद है? 64, अनुच्छेद 64 के अनुसार ये उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जब उपराष्ट्रपति 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति और सभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति, उपसभापति, उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। तो दोस्तों 68 हमारा प्रश्न नंबर कहता है, 68 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 354 के तहत, अनुच्छेद 193 के तहत, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 112, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 109 के तहत ये दिया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 109 है, इसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों धन विधेयक जो है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है ये, और राज्यसभा में इन विधेयक के अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद ये रोका नहीं जा सकता। फिर है अनुच्छेद 110 के धन विधेयक की परिभाषा का ये उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 69 नंबर, 69 को देख लेते हैं। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद आता है, ऑप्शन दिया गया है 356 और अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 348। तो दोस्तों अनुच्छेद इसके बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद के 75 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत जो है विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार, अर्थात 75 फर्स्ट के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह, यानी राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी क्षमा करना, जो अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अनुच्छेद 75(2) इसी के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 70। तो इसका जो सही जवाब हुआ है वो है 75 अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है, यानी प्रैक्टिस उनका कितना वर्ष किया गया हो? तो ये होता है 10 वर्षों के कम से कम ये प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी जो है उच्च न्यायालय में। तो इस प्रश्न का आंसर 10 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 71 नंबर। 71 की बात की जाए तो है, उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो मीरा कुमारी बनी थी, कि लीला सेठ बनी थी, या अंजू जाज बनी थी, या पूर्वी जोशी बनी थी। और बाकी ये तो ऑप्शन तो मिलता है सब में। तो
इसको बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। 71 नंबर। तो दोस्तों 71 नंबर हमारा है, ये है लीला सेठ। लीला सेठ जो हैं ये भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला हैं, और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश और भारत के किसी भी राज्य की थी जो पद पर अगस्त 1991 से 19 अक्टूबर 1992 तक रही हैं। और साथ ही लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी जो इस पद पर 25 जुलाई 1978 से, कब से, 25 जुलाई 1978 से, 1978 से ये रही हैं, और 18 जुलाई 1980 तक रही हैं। और न्यायमूर्ति लीला सेठ का निधन जो है 5 मई 2017 को हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 72 देखते हैं। तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किसी समिति से जुड़ा हुआ है। ये प्राक्कलन समिति है, या सार्वजनिक उपक्रम समिति है, या लोक लेखा समिति है, या सभी विकल्प सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राइट जवाब होगा। और अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, इनके पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक और अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित है, पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 73। भारत में चुनाव के संदर्भ में BBPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल, और या वाटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल, या वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ये वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका सही जवाब होगा, अर्थात BBPAT का पूरा नाम हो जाएगा। ये जवाब हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 74 है, और ये है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद है 165 है, या 168 है, या 163 है, या 167 है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 168 है। यह अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो ये नागालैंड है, मिजोरम है, या मणिपुर है, या अरुणाचल प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य जो है वो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो है 6ठी अनुसूची में असम है, मेघालय है, और त्रिपुरा के मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भी उपबंध है। और चलिए अगले पर चलते हैं। तो अगला है 76 नंबर। 76 नंबर देखते हैं। तो 76 नंबर दिया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो ये भाग 9 जोड़ा गया है, भाग 9B जोड़ा गया है, भाग 9 ये जोड़ा गया है, या भाग 10 जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसमें जोड़ा गया है तो भाग 9 जोड़ा गया है, अर्थात ऑप्शन ये इसका मजबूत आंसर है, यानी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर। 77 नंबर कहता है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, सरपंच होता है, राज्यपाल होता है, या महापौर होता है, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो महापौर और नगर प्रमुख के नगर निगम का उच्चतम अधिकारी होता है वो मेयर होता है, और परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और नगर निगम आयुक्त जो होता है नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, अर्थात ये महापौर होता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 78 नंबर। 78 देखते हैं। तो यह है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया गया है 1947 बंगाल विभाजन से है, या 1905 बंगाल के विभाजन से है, या 1921 के असहयोग आंदोलन से है, या 1947 में पंजाब के विभाजन से है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1905 के बंगाल के विभाजन से इसका संबंध माना जाता है, अर्थात स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 से संबंधित है, बंगाल विभाजन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 79 नंबर।
79 नंबर दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था 1922 में, 1916 में, 1912 में और 1920 में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1916 में ये शुरू किया गया था, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था 1916 में। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 देखते हैं। 80 में दिया गया 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो एक जनरल डायर था और जनरल ओ डायर था। तो जनरल डायर है, जनरल किचनर है, जनरल रॉबर्ट है, या जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस है, या इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर इसका सही जवाब हो जाएगा। और रोलेट एक्ट जो मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में पड़ता है, अर्थात जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, अर्थात इसमें कई लोगों की जानें गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 81 नंबर। 81 नंबर देखते हैं। चौरी चौरा कांड में हुआ था 1930 में, 1910 में, 1915 में अथवा 1922 में। तो दोस्तों चौरी चौरा का जो कांड हुआ था ये 4 फरवरी कब हुआ था? 4 फरवरी और 1922 में हुआ था। 1922 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। और इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों का एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी और इसमें कुल 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। कितने सिपाहियों की? 23 सिपाहियों की। 23 सिपाहियों की मृत्यु जो है हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 82 नंबर। 82 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 82 नंबर है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्रपाल और चित्तरंजन दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, चित्तरंजन दास। और असहयोग आंदोलन की जो है सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में किया गया। कब किया गया? 1923 में किया गया। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, CR दास और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इनके महासचिव थे। और स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में इनको प्रचारित किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है ये 83 नंबर। क्या कहता है? यह है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और BB गिरी थे, C राजगोपालाचारी थे, या लॉर्ड डलहौजी थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो इसका सही हो जाएगा, जवाब जो होगा हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, जबकि राजगोपालाचारी यानी C राजगोपालाचारी अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। और माउंटबेटन जो है मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक ये भारत के अंतिम वायसराय रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है 84 नंबर। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है 17 मार्च, 27 मार्च, 5 मार्च और 22 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को मनाया जाता है। अर्थात बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा 22 मार्च 1912 को बंगाल की प्रेसिडेंसी बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 85 नंबर। 85 देख लेते हैं। 85 में दिया गया है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और ये समाप्त हुई। तो ये समाप्त कब हुई? 18 सितंबर 1859 को दिल्ली में, 20 जून 1858 को ग्वालियर में, या 13 मई 1858 को कोलकाता में, या 15 अगस्त 1860 झांसी में। तो ये कब समाप्त हुआ है? तो 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों ये समाप्त हुआ है। तो ये हुआ है 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ है।
और भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, जो मेरठ से हुई थी। और इसकी समाप्ति जो है 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में वीरगति प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, ये है 86 देखते हैं। तो 86 में दिया गया है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, बख्त खान ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, या नाना साहिब ने किया था, या इनमें से किसी ने नहीं किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। और 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया और इन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल भी हो गए और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 87 को देख लेते हैं। तो 87 नंबर है दोस्तों, ये है अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? गुजरात के थे, महाराष्ट्र के थे, आंध्र प्रदेश के थे, या बिहार के थे, या इनमें से किसी में नहीं थे? तो इनका सही जवाब जो हो जाएगा 87 का, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। और अल्लूरी सीताराम ये राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। और ये वर्ष 1922 में रमा विद्रोह, मान्यम विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रत्येक वर्ष उनकी जन्मतिथि 4 जुलाई को राज्य में उत्सव के रूप में मनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 88 नंबर। 88 देखते हैं। तो 88 में दिया है, निम्नलिखित में किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है पूछा गया है। तो मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शनि है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये बुध ग्रह ऐसा है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अर्थात बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के निकटतम ग्रह है। और ये लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। और वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 89 देखते हैं। तो 89 में दिया गया है, यह है ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल ये होगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये काल पुरुष तारामंडल के नाम से जाना जाता है, समिष्टा तारामंडल के नाम से जाना है, या लघु सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है, या सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है, या इनमें से किसी के नाम से भी नहीं जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है, अर्थात 7 ऋषियों के नाम से जाना जाता है। और सप्तर्षि जो है तारामंडल, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है और सप्तर्षि तारामंडल यानी अर्सा मेजर का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 90 देखते हैं। तो 90 में दिया गया है, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो दोस्तों 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है, या उपरोक्त में से सभी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 91 देखते हैं। तो 91 में दिया है, पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? लोहा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो कापरनिकस ने की, न्यूटन ने की, मार्फी ने की, या वो वास्को डी गामा ने की? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ये कापरनिकस ने की थी। कापरनिकस इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सौर मंडल संबंधी विचार ये पोलैंड के खगोल शास्त्री हैं निकोलस कापरनिकस इनका पूरा नाम है, और ये प्रस्तुत किए गए इनके द्वारा किया गया था। और ये सर्वप्रथम ये कहे थे, अर्थात सर्वप्रथम इन्होंने कहा था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, जबकि पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 93 दोस्तों। 93 की बात की जाए तो पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है, या 60,000 किलोमीटर है, या 80,000 किलोमीटर है, या 1,00,000 किलोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो है
इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ये 40,000 किलोमीटर दूरी है इसकी, 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। और हाँ, 40,000 है। तो इस पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर की है और पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर इसकी परिधि की लगभग जो है 40,090 किलोमीटर है। तो ये 40,000 माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 94। 94 देखते हैं। तो दोस्तों 94 की बात की जाए तो गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भूमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं या जलमंडल कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं कहते। तो क्या कहते हैं इनको? चलिए देख लेते हैं। तो ये जो इसका सही जवाब होगा वो वायुमंडल कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन हो सही होगा। और दोस्तों गैसों की जो परतें हैं वो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती हैं, उन्हें वायुमंडल कहते हैं। 95 देखते हैं। तो 95 आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो ये अंग्रेजी नाम दिए गए हैं और इससे भी संबंधित जो है आपके चैनल पर ये पड़े हुए हैं, उनको जाकर लेयर यानी परतें नाम से है, उसको देख सकते हैं वीडियो में। तो स्ट्रेटोस्फीयर है और ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और आइनोस्फीयर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये जो है ये इससे संबंधित जो वीडियो मिलेगा वो विविध में मिलेगा, अर्थात आप प्ले लिस्ट में जाएंगे विविध नाम से मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। तो तारा मतलब सौरमंडल की जो परतें हैं जितनी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 95 का, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 96 नंबर। 96 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों ये है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, एशिया से, अफ्रीका से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? अफ्रीका से होती है। और अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे से होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा सभी, अर्थात कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये सभी रेखाएं, अर्थात ये भूमध्य रेखा होता है और ये कर्क रेखा होता है, ये मकर रेखा होता है। तो तीनों रेखाएं जो है ये अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 97 देख लेते हैं। तो 97 में दिया गया है समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी यानी प्रवेश मार्ग जो होता है को आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? जल संयोजी कहलाती है, जल डमरू मध्य कहलाती है, खाड़ी कहलाती है, पहाड़ों के बीच समुद्री रास्ता कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खाड़ी कहलाती है। अर्थात समुद्र की एक चौड़ी जो उपखाड़ी यानी प्रवेश मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समुद्र की जो चौड़ी उपखाड़ी है ये खाड़ी समुद्र पानी में ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर और महासागर से जुड़ी हों, लेकिन उसके आसपास काफ़ी हद तक धरती का घेरा हो। और समुद्री तट के छोटे छोटे मोड़ को ये दर्जा नहीं दिया जाता है, केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाले जलाशयों को खाड़ी कहा जाता है। अर्थात ऐसे आकार को सबको नहीं कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 98। 98 में दिया है पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं ऊंचाई, सूर्य के कारण, ज्वार के कारण या चंद्रमा के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन बी, सूर्य सही जवाब होगा। और पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण ही होते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति जो है परिक्रमण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 देखते हैं। 99 नंबर दिया गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है या बांग्लादेश है? तो इस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है इस तरह आकृति में है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, अर्थात इसकी दूरी अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 100। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा में चमकीले भाग का आकार घटने लगता है और 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता तो वो किस नाम से जाना जाता है? चांद का दिन, अर्धचंद्र दिवस, पूर्णिमा का दिन या अमावस्या का दिन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा अमावस्या का दिन उसको माना जाता है। और पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा चमकीले भाग में आकार घटने लगता है धीरे धीरे
और 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता तो उस दिन अमावस्या के नाम से जानते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो जटिल प्रणाली है, मिश्रित प्रणाली है, साधारण प्रणाली है या अंतर प्रणाली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित प्रणाली है। अर्थात एक साथ एक से कई फसलें उगा देना, उसी में एक बो एक काटो एक बो, इस तरह जो है कई फसलें जो है साथ साथ उगाई तो मिश्रित फसलों के नाम से जानी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को के रूप में जाना जाता है। तो लोगान के रूप में जाना जाता है, लदांग के रूप में, और चेना और झूम के रूप में जाना जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा झूम के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 103। 103 है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, साबरमती या महानदी पर, या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये सब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 104। 104 देख लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कहलाता है? तो स्वर्णिम बहुभुज कहलाता है, हीरक बहुभुज कहलाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है, या हीरक चतुर्भुज कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता? तो दोस्तों ये कहलाता है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात दिल्ली है, दिल्ली और मुंबई, तो दिल्ली मुंबई से इस प्रकार, और चेन्नई उसके बाद कोलकाता, ऐसे ये चतुर्भुज टाइप के बने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसको जानने के लिए मैप देखना पड़ेगा। मैप का आप विशेष अवलोकन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर है, पटना है, कटिहार है, पूर्णिया है, या उपरोक्त में से सभी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, और कटिहार दक्षिण पश्चिम में भागलपुर है, और दक्षिण पूर्व में पूर्णिया जो है शहर स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है, और मानचित्र में ये स्पष्ट है कि कटिहार बिहार में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 106। 106 को देख लेते हैं। तो ये है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो अभिप्राय क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये है, भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं, प्राकृतिक दुनिया को इसके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों में अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंततः संबंधित होते हैं। और लास्ट हमारा है, जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं होती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको तो पहले ऊपर करें। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 107। 107 दोस्तों कुल 120 प्रश्न दिए गए हैं। तो 107 नंबर हमारा इस समय चल रहा है। तो 107 कहता है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो ये धारणीय विकास है, गरीबी कम करना है, या वातानुकूलन है, या कागज़ के थैलों का प्रयोग है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबी कम करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात धारणीय विकास और कागज़ के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है, और वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा से नकारात्मक पहलू से संबंध है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। और इस प्रकार जो दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गरीबी में पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 108। 108 देख लेते हैं। तो 108 दिया गया है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन था, या पर्यावरण में प्रदूषण सम्मेलन था, या अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था है, या अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय सम्मेलन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन है। और रियो डी जेनेरियो ये वर्ष 1992 संपन्न हुई है, 92 में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 109 देखते हैं।
दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट इसको सही कर लें। पीडीएफ क्या कर रहा है भाई, एक मिनट। 109 हमारा है, हाँ अब सही हो गया। तो 109 नंबर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जेनेवा में स्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO, WM और O, इसको कहते हैं वर्ल्ड मानसून ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा में व्यवहार का अध्ययन करती है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 110। 110 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो मालवा पठार पे पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पे पाए जाते हैं, मेघालय पठार पर या छोटा नागपुर पठार पर, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय के पठार पर पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत पर है और उत्तर पूर्व भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला 111 है। 111 देख लेते हैं। तो दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 112 देखते हैं। तो 112 में दिया गया है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु मृदा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा जलीय वातावरण में, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलीय वातावरण। और ये होता है BOD, अर्थात इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख देते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और डिमांड, ये इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जलीय वातावरण। और ये एक कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अवशेष अपघटित होने वाला एक जो है जल निकायों का घुलनशील ऑक्सीजन उपयोग करता है, जिसमें जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 113 दोस्तों दिया गया है, खासी जनजातियाँ में रहती हैं, मेघालय में रहती हैं, असम में रहती हैं, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ये मेघालय में खासी जनजातियाँ अधिक मात्रा में रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 114। सामान्य स्थितियों में वातावरण प्रदूषण में उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये है कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो सूत्र है वो है CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो रंगहीन और अति विषैली होती है। इसका 90% भाग प्राकृतिक स्रोतों और शेष 10% ईंधन पदार्थों पर कोयले के जलने में स्वायत्त वाहनों में वातावरण में मिलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 115। दोस्तों 115 इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल गांधी सागर बांध पर है, भाखड़ा सागर पर बांध है, या हैरेज बांध है, हरिके बैराज है, या गोविंद वल्लभ सागर बांध है? क्षमा करना, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। तो ये है इंदिरा गांधी नगर नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, या हरिके बैराज, या गोविंद वल्लभ सागर बांध, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हरिके बैराज। हरिके बैराज इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलुज नदी के संगम से होता है। और ये मुख्य नहर की जो इसकी लंबाई हो 649 किलोमीटर है। कितनी है?
649 किलोमीटर है। तो ये रहा 649 किलोमीटर। और इस नहर के पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अर्थात ये जैसलमेर और ये सब जो स्थान हैं, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पानी की बहुत कमी है, इसीलिए इस नहर के माध्यम से इसकी सिंचाई की जाती है। यहाँ पानी कम बरसता है पहाड़ों की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 116। 116 देख लेते हैं। तो ये है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है। ये कडप्पा तंत्र है, धारवाड़ तंत्र है, गोंडवाना तंत्र है या बिंद तंत्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 117। 117 है भारत में लौह अयस्क के निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो विंध्यन में पाया जाता है, कडप्पा में पाया जाता है, धारवाड़ में पाया जाता है, गोंडवाना में पाया जाता है या इनमें से कोई किसी में नहीं पाया जाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो पाया जाता है धारवाड़ में पाया जाता है। और भारत का लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र पाया जाता है। धारवाड़ शैल जो है भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण शैल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 118। 118 देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में तांबा पाया जाता है। तो ये केसली मंडला में पाया जाता है या डल्ली राज हरा दुर्ग में पाया जाता है या बैला डीला बस्तर में पाया जाता है या लाजखंड बालाघाट में पाया जाता है या उपरोक्त में से किसी में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, मलाजखंड बालाघाट में पाया जाता है। और ये इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता था और मलाजखंड बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 119। 119 देख लेते हैं। तो दोस्तों 119 में दिया है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो इस मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जो है 131 दिसंबर 2021 को सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में की गई है। अब इसकी सबकी क्षमता के अनुसार देख लेते हैं। तो एमपी की जो क्षमता है, चलिए देख ही लेते हैं। तो जो एमपी की क्षमता है, एमपी की ये दोस्तों है 61.66, 61.66। और झारखंड की यानी झारखंड जे से डिनोट कर दिए हैं, तो ये है 18.18। इसी प्रकार दोस्तों अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी का है 22.83, 22.83 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा 142.31, 142.31 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 120 और आज इस पेपर का लास्ट प्रश्न भी है। स्थलाकृति मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? लाल, पीला, काला, नीला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है काला से दर्शाया जाता है, काला से दर्शाया जाता है। और स्थलाकृति जो मानचित्र में रेलवे लाइन होती है, टेलीफोन लाइन काले रंग से दर्शा दिया जाता है और लाल रंग से प्रमुख राजमार्गों, सड़क, हवाई अड्डा आदि को दर्शाया जाता है। चलिए तो आ गए आगे। और ये हमारी जो दो बुक हैं, एक है ये अध्यापक अंग्रेजी हिंदी भाषा का और ये दूसरा है प्राथमिक स्तर का सामान्य अध्ययन का। इसी से जो है आपको ये प्रैक्टिस पेपर करवाए जा रहे हैं। तो ये दोनों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप परचेज भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर ये अपलोड भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।